Hello student, I am Rajkumar. Welcome all of you on the online classes by RK Math Class मंडावा। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली जो 6 की विविध है उसमें आगे प्रश्न संख्या 5 से हल कर रहे हैं। मैंने आपको कल 4 प्रश्नों तक हल करवाया था जिनमें आपने अवकलनीयता और सांद्रता के बारे में सीखा था। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 5 में आ रहा है एफ एक्स बराबर मेरे पास कोट एक्स वाई टू आ रहा है और एक्स का मान एन पाई बाई टू पर क्या है असंतत है यदि कब जब एन बिलोंग करेगा जेड पर एन बिलोंग एन पर, ये आपको जांच करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है एफ एक्स उसका मान क्या आ रहा है मेरे पास ये आ रहा है, यानी एफ जो एन पाई बाई टू है उसका मान आपका ये आएगा लिमिट एक्स टेन टू एन पाई बाई टू और कोट एक्स बटा दो। तो ये आपका मान क्या आएगा असंतत आएगा, यानी आपके पास ये जो मान है वो परिभाषित मान नहीं आएगा, अपरिभाषित भी। असंतत आने का मतलब या तो तीनों मान आपके अलग लगाएंगे या फिर आपका मान क्या आएगा परिभाषित नहीं आएगा, एक फिक्स मान नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर तो फलन ही एक क्या रहा है, तो आपकी बाईं सीमा दाईं सीमा तीनों का मान एक ही होगा। तो इसमें आपको उस कंडीशन का पता लगाना है जिस पर आपके पास फलन का मान क्या हो, एक अपरिभाषित रूप से फलन का मान प्राप्त हो। क्योंकि अगर मान लो ये अपरिभाषित मान नहीं आएगा तो तीनों मान आपका समान आएगा, चाहे आप फलन पर निकालो बाईं सीमा दाईं सीमा, क्योंकि तीनों के लिए आपका एक ही फलन का में आ रहा है। तो हमें यहाँ पर उस स्थिति को देखना पड़ेगा जिसमें फलन का मान आपको क्या प्राप्त हो, एक अपरिभाषित आपको मान प्राप्त हो। तो देखो आप जानते हैं जो कोटक्स होता है, कोटक्स में अपरिभाषित मान कितने डिग्री का होता है, तो एक तो पता आपको कोट 0 का होता है। कोट 0 का मान क्या होता है अपरिभाषित, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपको होता है कोट पाई होता है, कोट 2 पाई होता है, कोट 3 पाई होता है। इन सभी का मान क्या होता है आपका अपरिभाषित आपको मान प्राप्त होता है। इसी तरह से आप ले आप माइनस कोट पाई लेंगे या कोट माइनस 2 पाई लेंगे, इन सारी कंडीशन में आपका मान क्या आएगा अपरिभाषित मान आएगा। तो इसका मतलब अब प्रश्न में आपसे पूछा कि अगर आप यहाँ पर ये मान आपको क्या निकालना है अपरिभाषित मान आपको प्राप्त करना है, तो इसका मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा लिमिट यानी एक्स टेन टू जी आपके पास एन वाई टू आ रहा है और एक्स की जगह आपको क्या रखना है ये मान रखना आपका, यानी आपने लिख दिया यहाँ पर क्या कोट एन पाई बटा 2। तो ये मान आपका क्या आना चाहिए अपरिभाषित मान आना चाहिए। अब देखो अगर आप एन बिलोंग जेड करते हैं, एन बिलोंग जेड का मतलब तो ये हुआ कि आप एन का मान 1 -1 +1 2 0 ये सब आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर 1 रखा तो 1 रखने पर क्या आएगा कोट पाई बाई 2 आएगा और कोट पाई बाई 2 का मान तो 0 होता है। तो यहाँ पर तो आपके पास अपरिभाषित की कंडीशन बनेगी नहीं, तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया आपका बिल्कुल फॉल्स हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सब पर शर्त लागू नहीं हो रही आपकी। हाँ, जब आप n का मान 2 लेंगे तब आपका दूर क्या जाएगा मान इसका अपरिभाषित मान है वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन 1 पर नहीं आ रहा है और आपको ऐसी संख्या जिसमें आपकी शर्त सब पर लागू हो, ठीक है ना, तो ये आपका होगा नहीं। अब देखो n बिलोंग n है, n बिलोंग n का मतलब जब आपने n का मान 1 लिया तो फिर से क्या है 1 पाई बटा 2, इसका मान फिर से क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो ये भी आपका अपरिभाषित नहीं आ रहा है, तो आपका इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखो n बटा 2 बिलोंग n है, n बटा 2 बिलोंग n को मतलब क्या है कि n बटा 2 है ना, उसका मान आप क्या लेंगे 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे 5 लेंगे ये लेंगे, यानी n बटा 2 का मान आपको क्या लेना है कोई भी जो यहाँ पर सॉरी जेड है, ठीक है ना, n नहीं जेड है, तो n का मान आप ये लेंगे या माइनस में लेंगे आप -1 -2 -3 -4 ये मान लेंगे। इसके अलावा आपको क्या लेना है जो इसका मान है वो आपको 0 भी आप इसका देखो ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जेड का मतलब प्लस माइनस और 0 सारी संख्या होती है। अब देखो जैसे मान लो मैंने इसका मान रख दो, इसका मान रखूँ पहले, अगर मैंने इसका मान 0 रखा तो कोट 0, इसका मान मैंने पूरे का किसका n बटा 2 का मान अगर मैंने 1 रखा तो मान क्या आएगा कोट पाई आएगा। अगर 2 रखा तो क्या आएगा मान आपका, यानी भाई अगर आपने n बटा 2 का मान अगर आपने 1 रख दिया है तो 1 पाई आ गया, और अगर आपने इसका मान 2 रखा है तो क्या आ गया 2 पाई आ गया। यानी हर बार आपके पास बिल्कुल ये कंडीशन बनती रहेगी कोट 0 कोट पाई कोट 2 पाई कोट -पाई कोट -2 पाई, यानी n बटा 2 के इस प्रत्येक मान पर आपके पास फलन का मान क्या आएगा एक अपरिभाषित मान आएगा, यानी अनंत की कंडीशन आएगी। इसका मतलब आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, जबकि डी ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा गलत। गलत क्यों, क्योंकि केवल ऐसी कंडीशन है कि केवल n बराबर 0 पर इसका मान क्या है अनंत की कंडीशन आई, क्योंकि केवल जब आप यहाँ पर n का मान 0 रखते हैं तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा कोट 0 बनेगा, और आप जानते हैं कोट 0 का मान अनंत होता है, लेकिन केवल n बराबर 0 पर नहीं होता है, n बराबर आप और भी संख्या लेंगे तब भी आपका मान क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना, सॉरी अनंत आएगा। तो जैसे आपने n का मान क्या ले लिया, आपने 2 ले लिया यहाँ पर तो कोट 5 बन रहा है, इसी तरह आपने 4 ले लिया n का मान तो भी आ रहा है। तो मतलब केवल एक ही मान नहीं हो सकता, इसके अलावा और भी बहुत सारे मान हो सकते हैं।
तो आपकी मुख्य शर्त यहाँ पर क्या बनेगी, n/2। तो जब आप n/2 मान लेंगे तो आपके पास मान क्या आएगा, अपरिभाषित मान आएगा। कब, यदि जहाँ पर n/2 बिलोंग करेगा किसके साथ, z के साथ। इसका मतलब x बराबर n/2 बिलोंग z के सभी मानों के लिए फलन असंतत है। यानी इसमें से अगर आप कोई भी मान लेंगे आपका, तो आपका मान हमेशा क्या आएगा, एक असंतत की फॉर्म में आएगा। तो ये आपको सवाल नंबर करा था कौन सा, 5वां सवाल। अब आगे देखो आप सवाल नंबर 6। तो देखो 6 के सवाल में आपको क्या दिया गया है, तो बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो देखो प्रश्न संख्या 6 में भी देखो कुछ इसी तरह का लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो आपके पास से एक अलग से कोई फलन दिया गया है और उसके लिए आपको अंतराल पूछा कि अंतराल क्या आएगा यहाँ पर। तो 6 के सवाल में आपके पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यानी इसमें आ रहा है मेरे पास है, देखो जो आगे नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है 6 नंबर, उसमें लिखा है कि f(x) बराबर आ रहा है मेरे पास x.x का मापांक के उन बिंदुओं का समुच्चय जहां फलन क्या हो, अवकलनीय। यानी उन सारे बिंदुओं को चुनना है जिन बिंदुओं पर फलन का मान क्या आएगा, अवकलनीय आएगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें आपसे पूछा कि क्या 0 और अनंत के बीच की संख्या होगी या माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की संख्या। क्योंकि देखो जो छोटा ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों को छोड़ करके केवल इनके बीच की संख्या होती है। ठीक है ना, इधर रखना आपको। और अगर मान लो इससे बड़ा ब्रैकेट लिखा है ऐसे, तो इसका मतलब इन दोनों के सहित बीच की संख्या होती है। ठीक है ना। अगर ये मान लो मझला ब्रैकेट लिखा है तो मतलब केवल ये दो ही शामिल है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखो सब में छोटा ब्रैकेट लिखा है, तो मतलब ये दोनों खुद शामिल नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों खुद शामिल नहीं है, केवल इनके बीच की संख्या वो शामिल है। तो हमें चुनना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिन पर फलन का मान क्या आएगा, अवकलनीय आएगा। तो देखो सबसे पहले आप फलन लाना है f(x), उसको आप सामान्य फॉर्म में लिखो, यानी मापांक को हटा करके। अब देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, x का मापांक है। अब मैनुअली आपको जो मापांक के अंदर है उसका मान देखना है कि 0 कब होता है। जब आप x का मान 0 लेंगे तभी इस मापांक का क्या मान बनता है, 0 बनता है। तो इसका मतलब आपका बिंदु कहाँ से चंद हो रहा है, 0 से चंद हो रहा है। अब आप 0 के इधर आओगे तो मान माइनस आएगा, उधर आओगे तो मान क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसका मतलब अब आप जब x का मान क्या लेंगे, 0 से छोटा लेंगे। जब आप x का मान 0 से छोटा लेंगे तो ये मान माइनस का आएगा। तो x तो है ही, इसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं। ये किसका हो गया, माइनस का, और मान आएगा माइनस का x²। तो शर्त बनेगी माइनस का x²। कब बनेगी, जब x का मान क्या आएगा, 0 से छोटा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट शर्त, जब आप x का मान 0 या 0 से बड़ा लेंगे तब देखो इस बाहर वाले x में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का x। कब, जब x का मान 0 से बड़ा लेंगे तब, और मान क्या आ जाएगा आपका x²। तो यहाँ पर आएगा x²। तो आपके पास नई शर्त अब क्या बनेगी फलन की, ये बनेगी, यानी माइनस का x²। कब, जब x का मान छोटा आएगा 0 से, प्लस का x²। कब, जब x का मान क्या आएगा, 0 के बराबर है, 0 से ग्रेटर। तो पहले आपने ये क्या कर लिया है, इस फलन को सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। अब हम किसकी जांच करेंगे, अब हम अवकलनीयता है उसकी जांच करेंगे। तो देखिए आप अवकलनीयता की जांच। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। अब देखिए यहाँ पर मैं केवल 0 पर इसकी जांच क्यों कर रहा हूँ, इस बात को जानिए आप। देखो यहाँ पर जो इनमें संबंध लिखा हुआ है, देखो दो फलनों के साथ संबंध किसका, केवल 0 का है। ये जब बाईं सीमा लेंगे तभी आ रहा है 0 के लिए, दाईं सीमा लेंगे या फलन का मान लेंगे तभी आ रहा है। देखो अब आप 0 से छोटी संख्या लेंगे, जैसे -1, -2, -3 लिया, तो इन सब के लिए आपको ऊपर वाला एक यही फलन काम आएगा। जब एक यही फलन काम आएगा तो आपकी दोनों अवकलज का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो बिंदु क्या माना जाएगा, आपको उस पर अवकलनीय माना जाएगा। ठीक है ना। अगर आप इसकी बात करें, जैसे मान लो 0 से बड़ी संख्या है 1, 2, 3, 4, तो आपका फलन कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा। उन सब पर आपका फलन एक ही काम आ रहा है तो सबका मान क्या आएगा, बराबर आएगा, और फलन क्या होगा आपका, अवकलनीय होगा। लेकिन चंद किस पर हो रहा है, केवल 0 पर। तो हमें केवल 0 पर देखना है कि 0 पर ये अवकलनीय आ रहा है या अवकलनीय नहीं आ रहा है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर LF'0। तो आपने लिख दिया लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 और नीचे आ रहा माइनस का h। फिर लिखा आपने लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो 0 माइनस h के लिए आपकी शर्त कौन सी काम आएगी, 0 माइनस h की अगर हम बात करें तो आप मतलब 0 के इधर आप बाईं साइड में आ रहे हो। आप 0 के बाईं साइड में आने का मतलब आपका x का मान 0 से छोटा हो गया है, तो फलन ऊपर वाला ये काम आएगा। लेकिन आपको लिखना है इसके हिसाब से पड़ेगा इसको, यानी माइनस लगा दिया पहले आपने, और फिर 0 माइनस h का होल स्क्वायर। यानी यहाँ x है
उसके स्थान पर आपका मान क्या आएगा 0 माइनस एच और माइनस बार बड़ा ही प्लस, ठीक है, माइनस। अब देखो f0 का मान कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा बराबर से, तो 0 रखा तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, और बटे में क्या रहा मेरे पास माइनस का h। अब देखो आपने इसको सरल किया तो लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर वाला मान आ गया मेरे पास माइनस का एच स्क्वायर, नीचे आ रहा माइनस का एच, माइनस कर दिया आपने, एक एच कर दिया। अब मेरे पास आ रहा है लिमिट h टेंड टू 0 और एच, और इसका मान क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया। यानी जो आपके पास बायां अवकलज है उसका मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है 0 प्राप्त कर लिया है। अब देखिए आप जो दायां अवकलज है उसका मान आप देखिए, तो मैंने लिखा है यहाँ पर भी आर एफ डैश 0, तो वही फॉर्मूला हो गया आपका लिमिट h टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस f0 बटे में क्या आ रहा है एच आ रहा है। यानी दाएं अवकलज के लिए आपने क्या लिख दिया है लिमिट, यानी आपकी h टेंड टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 बटे में क्या आ रहा है h आ रहा है। अब देखो यहाँ तो आपने लगा दिया है लिमिट h टेंड टू 0, और देखो अब f0 प्लस एच की हम बात करें तो इसमें आप दाएं सीमा यानी आप 0 में कुछ जोड़ रहे हो, आप दाएं साइड में जा रहे हो, दाएं साइड में जाने का मतलब x का मान 0 से बड़ा है तो फलन आपका कौन सा काम आ गया, ये काम आ गया। और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f0 का मान बराबर यही लिखा है 0 को, 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0, और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास h आ रहा है। अब देखिए आपको लिखना है लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर एच स्क्वायर बटा एच, मैंने बोल दिया पहले सीमा रखने से पहले जहाँ तक सरल उनको सरल करना आपको काट लिया। अब लिमिट h टेंड टू मेरे पास क्या रही है एच, सीमा रखी, क्या आ गया मान 0 आ गया। तो देखो आपके पास यहाँ पर दोनों अवकलजों का मान बिल्कुल क्या आ रहा है समान आ रहा है, यानी बाएं अवकलज का मान और दाएं अवकलज दोनों का मान आपके पास क्या आ रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। यानी आप लिखोगे चूंकि एल एफ डैश 0 बराबर आ रहा है आर एफ डैश 0, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन क्या है अवकलनीय है। अब मेरी बात सुनो, ये आपने जांच केवल किसकी की है 0 की जांच की है। अब 0 पर अवकलनीय आने का मतलब ये कतई नहीं है कि केवल 0 पर ही अवकलनीय है, क्योंकि अगर आप 0 से छोटी संख्या लेंगे आप -1 -2 -3, देखो उन सब के लिए आपका फलन कौन सा काम आ रहा है, ये आ रहा है काम में। यानी कि जब आप इसका अवकलन करते हो तो आपके पास क्या आता है माइनस का 2x आता है। अब चाहे आप इसमें -1 2 चाहे कुछ भी रखो तो आपके पास मान क्या आएगा, बिल्कुल एक परिभाषित मान आएगा, तो फलन क्या होगा आपका अवकलनीय होगा, ठीक है ना। अगर आप +1 2 3 4 इनकी बात करते हैं तो आपके पास ये नीचे वाला ये फलन काम आएगा, इसका अवकलन क्या 2x हो गया। और चाहे आप 2x में x का मान 1 रखो 2 रखो 3 रखो, उस समय मान क्या आएगा आपका बिल्कुल एक निश्चित मान आएगा। इसका मतलब इन सारे बिंदुओं पर ये फलन क्या है अवकलनीय है। अब इसका मतलब ये हुआ कि फलन आपका एक तो x बराबर 0 पर अवकलनीय आ रहा है, इसके अलावा आपको लिखना है यानी तथा फलन यानी समस्त जो ऋणात्मक संख्याएं हैं पूर्णांक उन पर भी क्या आ रहा है अवकलनीय आ रहा है, और जो धनात्मक है उन पर भी क्या आ रहा है अवकलनीय आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः फलन f(x) यानी x बिलोंग -अनंत से +अनंत, ये -अनंत है यहाँ पर, बीच की सभी संख्याओं के लिए क्या है अवकलनीय है। तो ये आपने भी जांच कर लिया किसकी, इस फलन की कि किन किन बिंदुओं पर आ रहा है अवकलनीय। तो ये ध्यान रखना, ये -अनंत से +अनंत के बीच के जितने भी सारे बिंदु है उन पर क्या आएगा अवकलनीय। और देखो -अनंत +अनंत तो क्या है, वैसे भी ये परिभाषित नहीं होते, तो इनको छोड़ना आपको दोनों को। इनके बीच में जितनी भी संख्या आती है, चाहे 0 आती है, चाहे इधर माइनस में आती है, चाहे उधर प्लस में आती है, उन सारे बिंदुओं पर फलन का मान क्या आएगा अवकलनीय आएगा। और इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ये ख ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया ख, ठीक है ना। अब हम आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। तो देखो प्रश्न संख्या 7, देखिए इस अगले प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा फलन है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। देखो वैसे तो आपको जांच करने के तरीके आप जानते हो, आप बाएं अवकलज का मान निकालते हैं, दाएं अवकलज का मान निकालते हैं, फिर अगर दोनों का मान बराबर आता है तो फलन क्या माना जाता है अवकलनीय माना जाता है। इसके अलावा इनको हल करने का आप एक और भी दूसरा देखो आसान तरीका सीख सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई फलन है, मान लो ये x² है, इसमें देखो कहीं पर भी लेस या ग्रेटर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, केवल एक ही आ रहा मात्र ये फलन। अब मैं बोल दूं कि क्या ये x बराबर 0 पर अवकलनीय है क्या, तो इसका मतलब सीधा सा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है 2x, सीमा लगानी है 2 × 0, बिल्कुल क्या आ रही है
एक परिभाषित राशि आ रही है, इसका मतलब फलन क्या है, अवकलनीय है। अगर आपसे पूछे कि क्या एक पर अवकलनीय है तो आप एक रख दो यहाँ पर, तो मान क्या रहा है मेरे पास 2, तो फलन क्या आपका अवकलनीय है। और तीनों सीमाओं के हिसाब से आपका दोनों अवकलज का मान क्या आएगा, ये आएगा। चाहे आप बाएं अवकलज का मान निकालो चाहे आप दाएं अवकलज का मान। अब मेरी बात सुनो, ये शर्त तो हमें कब लगा के देखनी, जब आपका फलन सीधा सीधा एक ही रिलेशन में लिखा हुआ हो, यानी उसमें न तो कहीं पर लेस की कंडीशन आ रही है, न कोई ग्रेटर की कंडीशन आ रही है, न कहीं मापांक की कंडीशन आ रही है, न कहीं महत्वपूर्णांक की कंडीशन आ रही है। इन सभी कंडीशनों में आपको क्या करना है, सीधे इस तरह से फलन की जांच है वो कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपके पास साइन एक्स या कोस एक्स आ रहा है तो उनकी भी जांच आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स और कोस एक्स ऐसी राशि होती है जिनका मान हमेशा आपका एक निश्चित राशि होता है -1 से +1 के बीच में, तो इनको भी आप सीधे क्या मान सकते हैं, अवकलनीय मान सकते हैं। अब देखो ये जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 7, इसमें आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फलन है जो x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब जो अवकलनीय नहीं है उसकी आपको जांच करनी है। अब देखो ये सवाल हमारे पास, तो देखो इसमें तो मापांक आ गया तो आपको जांच करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और 10x है, 10x का अवकलन क्या होता है, sec² x होता है। अब जब आप इसमें x का मान 0 रखते हो तो आपके पास मान क्या रहेगा यहाँ पर, sec² 0, और sec 0 का मान कितना था आप जानते हो पहले से, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी 1, बिल्कुल निश्चित तरह से आ रही है। इसका मतलब ये 10x तो क्या है आपका बिल्कुल एक अवकलनीय फलन आ रहा है। ठीक है, सीधी जांच कर लिया आपने। अब देखो e⁻⁻x है, देखो इसकी भी आप जांच डायरेक्ट कर लेंगे तो इसका अवकलन क्या हो गया, e⁻⁻x, साथ में माइनस लगा दिया। अब आपने 0 रखा है यहाँ पर, तो -e⁻⁻0 -1/e⁻0, और आप जानते हैं चूंकि e⁻x का मान क्या होता है, 1 + x+x² 2 ये होता है। तो अगर आप यहाँ पर e⁻0 लेंगे तो आपका मान आएगा 1 + 0 + 0 का स्क्वायर 2, यानी मान आपका 1 + 0 यानी क्या आएगा, मान आपका 1। किसका, e⁻0 का जो मान आपके पास है वो कितना प्राप्त होगा, आपको 1 प्राप्त होगा। इसी तरह देखिए आप, अगर आपको देखो e⁻⁻x का मान निकालना है, तो जैसे मान लो आपने e⁻0 का मान 1 निकाला है। अब अगर मान लो आपको किसका मान -0 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे आप, इसको 1/e⁻0 लिख सकते हो ना। अब एक तो आ रहा है सेम, इसका मान 1 होता है तो मान क्या आएगा आपका 1, तो उसका मान भी मेरे पास क्या आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। किसका, e⁻0 का मान भी। ठीक है, और इसके अलावा आप कुछ बातें और जान लो इसके लिए। अब जैसे मान लो मेरे को e⁻ का मान निकालना होता है, तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँ इसको, 1 + अनंत का स्क्वायर 2 अनंत का क्यूब, मतलब ये फॉर्म आएगी मेरे पास इस तरह से। तो इससे क्या आएगा मेरे पास 1 + अनंत, ये सारे अनंत वाली कंडीशन आ गई, और अनंत में जोड़ने पर क्या आएगा, वापस अनंत ही आएगा। किसका मान, e⁻ का मान। ठीक है, अब अगर मेरे को पूछ रहे कि e⁻⁻ का मान कितना आएगा, तो रखना इसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर e⁻⁻ का मान 0 क्यों होता है, जबकि e⁻⁻ का मान तो अनंत ही होता है। इसका कारण देखिए क्या होता है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर e⁻⁻, इसको लिख दिया आपने 1/e⁻⁻ लिख दिया ना। अब एक तो आ रहा है मेरे पास सेम। अब e⁻⁻ का मान कितना होता है, अनंत, तो आपको पता है पहले से। अब एक तो आ रहा है सेम, अनंत का मतलब हो गया 1/0, 1/1 और 0/1, और मान क्या आ गया आपका 0। समझ में आ गई बात कि e⁻⁻ का मान 0 क्यों होता है। तो ये कुछ e के बारे में कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अब शायद आपको इस बात से पता लग गया होगा कि जो e⁻⁻x लिखा है उसका मान भी क्या आएगा, बिल्कुल एक निश्चित राशि आएगा, यानी ये आपका फलन क्या होगा, एक अवकलनीय फलन, क्योंकि ये मान मेरे पास -1 है, इसका मान हो गया 1 हो गया ना इसका मान, और 1/- यानी -1, तो बिल्कुल निश्चित राशि आ रही है। यानी इस बात से ये तो प्रमाणित हो गया कि ये दो तो उत्तर आपके मतलब हो नहीं सकते, क्यों, दोनों ये तो अवकलनीय आ रहे हैं। अब मेन संशय किस में रहा, एक तो फर्स्ट पार्ट में रहा और एक आपको कौन से पार्ट में रहा, फोर्थ पार्ट में। क्योंकि जब मापांक वाला प्रश्न आ जाता है तो मापांक वाले की जांच आप सीधे नहीं कर सकते, मापांक वाले को आपको बिल्कुल फॉर्मूले से करना होता है। और जब आप इनको फॉर्मूले से करेंगे तो आपको जांच कैसे करनी है, तो देखो सबसे पहले मेरे पास f(x) का मान क्या आ रहा है, मेरे पास x × x का मापांक आ रहा है। जब मैं इसका मापांक घटाता हूँ तो देखिए मेरे पास ये कंडीशन बनने वाली है। आपने देखो अभी हालांकि पिछले सवाल में पढ़ लिया था कि x × x का जो मापांक वाला है वो फलन आपका क्या था, अवकलनीय आया था। ये मैंने आपको अभी जो प्रश्न संख्या था आपका कौन सा, 6, इससे जस्ट पहले वाला, उसी में मैंने आपको क्या बताया है कि ये अवकलनीय क्यों है। ये 0 पर भी अवकलनीय है, इसके अलावा ये माइनस वाले बिंदुओं पर भी है, प्लस वाले बिंदुओं पर भी अवकलनीय है। तो ये शायद आपको पता होगा, दोबारा करने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 0 पर क्या आएगा, बिल्कुल अवकलनीय आएगा, साथ में माइनस के बिंदुओं पर भी आएगा, प्लस के बिंदुओं पर भी आएगा। यानी अभी आपने पढ़ा था ना प्रश्न संख्या 6 में कि -∞ से +∞ के प्रत्येक बिंदु पर ये फलन क्या आपका अवकलनीय, कौन सा, ये पहले वाला।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सवाल है वो ये भी अवकलनीय है और ये भी अवकलनीय है। ये भी अब बचा कौन सा, ये बचा, तो ऑप्शन क्या गया आपका, घ ऑप्शन हो गया। अब देखो घ ऑप्शन है, ये अवकलनीय क्यों नहीं है, इसकी जांच हम बिल्कुल क्या करेंगे, डिटेल से करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पर घ ऑप्शन की बात करेंगे किसकी, तो मेरे पास fx का मान क्या आ रहा है, x प्लस x का मापांक आ रहा है। जब आप इसका मापांक घटाते हैं, देखो मापांक घटाने का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये फलन ये है x प्लस x का मापांक। मैंने बोल रखा है बिंदु कब चेक करना है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है आपको, जो मापांक के अंदर है उसका देखो मान चेंज कब हो रहा है, चिन्ह, तो आप x बराबर 0 लेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 से छोटी संख्या लेंगे तो अंदर माइनस बनेगा, बड़ी लेंगे तो क्या बनेगा, प्लस। तो मान चेंज कौन कर रहा है, 0 कर रहा है। तो यहाँ पर आपने शर्त लगाई, जब आप x का मान 0 से छोटा लेंगे, जब आप x का मान 0 से छोटा लेंगे तो मतलब x प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो पहले से बाहर लिखा हुआ है। अब जो x का मापांक है यानी आपका मान x का 0 से छोटा है तो वो माइनस में आएगा, तो उसको धनात्मक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा उसके, यानी उसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसको सरल करने पर आ गया x माइनस x, यानी क्या आ गया मेरे पास 0। तो ये बिंदु आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। कब, जब आप x का मान क्या लेंगे, 0 से छोटा लेंगे। जब आप x का मान 0 से छोटा लेंगे तो फलन का मान क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जब आप x का मान क्या लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे। जब आप x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेंगे तो उस कंडीशन में आपको पता है ये x प्लस तो रहेगा सेम, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का प्लस ही आएगा और मान कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये फलन को पहले आपने सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए इसकी हम जांच करेंगे आगे, और जांच कैसे करनी है उसको आप देखो अभी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। क्योंकि मेन जांच आपको 0 पर ही करनी है, क्योंकि 0% में 0 तो लिखा है ना यहाँ पर। और दूसरी बात है, ये 0 से छोटी संख्या ये सबके लिए एक फलन काम आ रहा है, उन पर तो है ही अवकलनीय। 0 से बड़ी संख्या लेंगे उन सब पर भी क्या है, अवकलनीय है। लेकिन किस पर नहीं है, 0 पर। तो 0 की आपको क्या करनी पड़ेगी, जांच, क्योंकि 0 के लिए एक तो रिलेशन ये बन रहा है और एक आपका ये बन रहा है। तो मैंने पहले लिखा है यहाँ पर एल एफ डैश 0, और आपने यहाँ लिख दिया लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 और बटे हमारा माइनस का एच, और आपने लिखा है यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो बाईं सीमा के लिए फलन कौन सा काम आएगा, x का मान 0 से छोटा, मतलब ये काम आएगा। इसमें कहीं पर भी x का जिक्र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर 0 माइनस एच का मान भी क्या आएगा, बिल्कुल 0 ही आएगा, क्योंकि एक अचर राशि है, अचर राशि है तो इसमें चर का कहीं पर भी कोई योगदान नहीं है, माइनस। अब f0 का मान कहाँ से निकालोगे, आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, 2 गुणा 0 यानी क्या बनेगा 0, और बटे मेरे पास क्या रहा माइनस का h। अब देखो जब आप इसको आगे सरल करेंगे, मैंने बोल दिया कि सीमा रखने से पहले जब तक सरल हो तब तक फलन को सरल करना है। तो आप जानते हो ऊपर वाला मान 0, नीचे माइनस का h, फिर लिमिट h टेंड टू 0, और अगर 0 में आप h का भाग लगाते हैं तो मान क्या आएगा, बिल्कुल 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में आप जब भाग देते हैं h का तो मान क्या आता है आपका, 0 आता है। अब 0 मान आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका मान है वो बिल्कुल 0 ही प्राप्त हो गया आपको। तो आपने लिख दिया मेरे पास एल एफ डैश 0 है, उसका मान मेरे पास क्या आ गया 0। यानी आपने अभी ये तो क्या प्राप्त कर लिया है, जो बायां अवकलज है उसका आपने मान प्राप्त कर लिया है। अब देखिए दायां अवकलज, जब आप इसमें आर एफ डैश 0 का मान प्राप्त करते हैं तो आपको लिखना है लिमिट एच टेंड टू 0, और यहाँ पर आएगा एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे में आ रहा है एच। अब उसके बाद देखो यहाँ पर लगाना आपको लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो जो एफ 0 प्लस एच है, f0 प्लस एच के लिए कौन सा फलन काम आएगा, मैंने बोल दिया कि आप दाईं सीमा की ओर जा रहे हो, आप यानी 0 से आप संख्या बड़ी ले रहे हो। अब जब आप 0 से बड़ी संख्या ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपका फलन है वो ये काम आ जाएगा, कौन सा 2x वाला। तो आपको लिखना पड़ेगा 2 इंटू 0 प्लस एच माइनस, और जो f0 है उसका मान आपको पहले से पता है कितना है, 0 है, और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास h आ रहा है। अब इसको आपने आगे सरल किया तो क्या मान लिमिट h टेंड टू 0, ये 2h माइनस 0 बटा h, लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर आ रहा है 2h बटा h, और आपके पास अभी मान क्या आ गया है, 2 आ गया। यानी जो बायां अवकलज है उसका मान तो 0 आ गया है, और दायां अवकलज है उसका मान क्या आ गया मेरे पास से 2 आ गया। अब देखिए दोनों से प्रमाणित ये होता है कि ये तो आपका अवकलज अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, दोनों यानी अलग अलग आ रही है। यानी चूंकि जो एल एफ डैश 0 है वो नॉट इक्वल आ रहा है आर एफ डैश 0 के, इसका मतलब है फलन आपका फलन
एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और आपसे नहीं वाला ऑप्शन पूछा था तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इसमें घ ऑप्शन है वो आपका हो गया। तो बच्चों ये हमने पढ़ा अभी कौन सा सवाल है, प्रश्न संख्या 7। अब देखो आगे आप प्रश्न संख्या 8। देखो इस प्रश्न संख्या 8 में क्या लिखा है, मेरे पास फलन आ रहा है एफ एक्स बराबर 1 + x और 5 - x। जब x का मान क्या आएगा, ले से इक्वल आएगा किसके 2 के, जब x का मान क्या आएगा 2 से ग्रेटर आएगा तब। अब देखो करना क्या, आपको एफ एक्स का x बराबर 2 पर बाएं अवकलज का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर बाएं अवकलज का मतलब आपको केवल क्या निकालना, आपको LF' 2 का मान पूछा, बस केवल LF' 2 का मान पूछा है और किसी का मान आपसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। लिमिट h टेंड टू 0 f2 - h माइनस f2 बटे मारा है माइनस का h। फिर आपने यहाँ लिखा लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो बाएं अवकलज के लिए f जो 2 - h है उसका मान कौन सा फलन काम आएगा, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि x का मान 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखो इसमें छोटा आ रहा है ऊपर वाले में, इसमें तो x बढ़ा रहा है ना, x का मान 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये फलन काम आ गया 1 + x वाला। अब 1 + x का मतलब ये हो गया, एक तो आ गया सेम, जहां x लिखा है वहां पर आपको 2 - h करना है, 2 - h कर दिया माइनस। अब f जो 2 है, f2 का मान कहां से निकालोगे आप, जहां x है वहां पर 2 रख दो तो मान क्या बन गया आपका 3 बन गया, बटे मारा है माइनस का h। अरे जहां पर f मतलब आपको fx का मान क्या हो गया, यहाँ पर बराबर के लिए 1 + x हो गया, यहाँ बराबर लगा है ना, तो ये fx का मान ही हो गया 1 + x। अब जब आपको f2 का मान चाहिए तो क्या करोगे आप, x वहां पर 2 ही रखोगे ना, तो मान क्या आएगा 3 आएगा, और मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको आगे सल कैसे करना, आपको लिमिट h टेंड टू 0 1 + 2 - h - 3 बटे मारा है माइनस का h। अब देखो इस 3 से तो आपका ये 3 कट रहा है, और -h में -h का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो आपने लिखा लिमिट h टेंड टू 0 और 1। अब जब 1 आ गया तो सीमा लागू होगी नहीं, और आपका मान क्या आ गया, 1 आ गया। इसका LF' 2 का मान, यहाँ दाएं अवकलज का मान आपको निकालना नहीं है, केवल बाएं अवकलज का मान पूछा था। यह था आपका प्रश्न संख्या 8। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका अगला सवाल है 9वां सवाल, इसमें पूछा गया एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक सारा, ये अवकलनीय कब नहीं होता है, तो मैंने बता दिया जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो अपने पूर्णांकों पर हमेशा क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रत्येक पूर्णांकों पर, प्रत्येक पूर्णांकों पर। इसका ऑप्शन आपका सीधा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांकों पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद में आपका सवाल नंबर जो 10 है, उसमें लिखा है एफ एक्स बराबर आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर बटा एक्स और x नॉट इक्वल 0, x इक्वल 0 का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और ये आपसे पूछा है कि ये बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, अवकलन है। तो आपको x बराबर 0 पर इसका जो दायां अवकलज है वो ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दाएं अवकलज का मतलब आपको क्या निकालना है, आपको बस केवल RF' 0 का मान है वो प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0 f, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 0 + h माइनस f0 बटे मारा है h। ये आपने दाएं अवकलज का जो रूल है वो लगा दिया। अब देखो इसमें आपको सारा मान रखना है। तो मेरे पास आ रहा है लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो दाएं अवकलज के लिए f0 + h का मान कौन सा आएगा, देखो यहाँ पर नॉट इक्वल का मान है ना, ये दोनों पर लागू होगा। ये बाईं सीमा के लिए भी ये लागू हो रहा है और दाएं सीमा के लिए भी यही लागू हो रहा है। तो आपका यह जाएगा कौन सा, साइन एक्स स्क्वायर बटा x। लेकिन आपको लिखना क्या है, साइन 0 + h का होल स्क्वायर बटा में क्या रहा है h और माइनस में। अब ये तो लिख दिया आपने इसका मान, f0 का मान कहाँ चलाएंगे आप, यहाँ चलाएंगे, जो कितना है 0 बटे मारा है h। अब आपको लिखना है लिमिट h टेंड टू 0 साइन h स्क्वायर बटा h स्क्वायर। आपने क्या लिख दिया है, साइन h स्क्वायर बटा h स्क्वायर। अब देखो नॉर्मल सी बात है, जब h का मान 0 होता है तो सीधी सी बात है h स्क्वायर का मान भी क्या होता है, 0 होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब h टेंड टू 0 है तो मतलब ये हुआ कि h स्क्वायर टेंड टू भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसका मान आपका क्या बन जाएगा, इसका मान आपका बन जाएगा बिल्कुल 1, क्योंकि जो कोण ऊपर आ रहा है वही कोण उसके भाग में आ रहा है। और यहाँ पर आप h स्क्वायर मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका मान क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया है उस फॉर्मूले के द्वारा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटा x वाले से, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रश्न क्या 10। अब आगे देखो आप सवाल नंबर 11।
अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि f(x) बराबर है sin x का मापांक प्लस cos x का मापांक प्लस x का मापांक x बिलोंग R के लिए आपको सांतत्यता का परीक्षण करना है। तो देखो इस सवाल को अगर आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि sin x क्या होता है, एक संतत फलन होता है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। इसी तरह आपका cos x है, वो भी क्या है, एक संतत फलन है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, क्योंकि sin और cos दोनों का मान क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए दोनों के आपस में ये संतत फलन है। अब देखो ध्यान से, आपने भी पढ़ा है कि जो x का मापांक होता है ये भी क्या होता है, एक संतत फलन होता है। x का मापांक अवकलनीय नहीं होता, ध्यान रखना, अवकलनीय नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, एक संतत फलन होता है अपने सारे बिंदुओं पर, क्योंकि 0 पर तो आपने इसकी जांच कर रखी है ही। अब अगर आप 0 से छोटी संख्या लेंगे तो -x काम आएगा हर बार, और 0 से बड़ी लेंगे तो क्या आएगा, +x काम आएगा। तो इसका मतलब सारे बिंदुओं पर क्या आएगा, संतत आएगा। अब दूसरी बात, जब यह sin x संतत है और cos x संतत है, और आप जानते हैं कि x का मापांक भी क्या होता है, संतत होता है, इसका मतलब sin x का मापांक भी क्या है, एक संतत फलन है, और cos x का मापांक भी क्या है, एक संतत फलन है। यानी ये भी संतत फलन है, क्योंकि पहले sin x संतत है और आप जानते हैं x का मापांक भी क्या होता है, संतत होता है। तो इसका मतलब sin x का मापांक भी क्या हो गया, संतत, और cos x का मापांक भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। इसका मतलब साथ में x का मापांक भी क्या है, संतत। और आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक संतत फलनों का, 2 या 2 से अधिक संतत फलनों का योग क्या होता है, योग व अंतर क्या होता है, संतत होता है, संतत होता है। ये बात आप जानते हो पहले से। इसका मतलब जब तीनों जुड़ रहे हैं तो तीनों को जुड़ने से जो आपका नया फलन आपको प्राप्त हो रहा है तो वो भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। तो इस सवाल को आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको डिटेल से पूरा कर सकते हो, चाहो तो आप इसको इस तरह से सीधा भी इसको कर सकते हो, दोनों ही तरीके आपके क्या है, राइट हैं। तो इसको आप कैसे भी कर लो। तो देखो इसमें से हम एक तरीका लगाते हैं। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि सर ने आपको ये बता रखा है कि मापांक घटाओ। पहले मापांक कब बढ़ता है, जब एक फलन आता है मापांक घटता है। यहाँ देखो कितने 3 मापांक है, 3 कैसे हटाओगे आप एक साथ। जब 3 मापांक अगर एक साथ जोड़ में आ गए तो आप उनको उठा नहीं पाओगे ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हटाओगे तो भी आपको इनमें अलग अलग कंडीशन माननी पड़ेगी। पहले तो sin x बराबर 0 मानेंगे, तो देखें 0% हो रहा मान, फिर cos x के लिए 0 मान के देखेंगे कि कहाँ चेंज हो रहा है। तो ऐसे फलों में आपको सीधा लिखना है, क्या करना आपको, चूंकि sin x बिलोंग R के लिए एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। इसका मतलब sin x का मापांक, यानी sin x का मापांक x बिलोंग R के लिए क्या होगा, भी एक संतत फलन होगा। तो यहाँ पर sin x का मापांक वो भी क्या हो गया, एक संतत फलन है, वो हो गया है। इसी तरह आपको पता है कि cos x बिलोंग R के लिए एक संतत फलन है, संतत फलन है। इसका मतलब जो cos x का मापांक है वो भी क्या होगा, x बिलोंग R के लिए एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन होगा। इसके अलावा आपने ये पढ़ रखा है कि जो x का मापांक है, x का मापांक भी x बिलोंग R के लिए एक संतत फलन होता है, संतत फलन होता है। इसका मतलब आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक संतत फलनों का योग, 2 या 2 से अधिक संतत फलनों का योग हमेशा संतत होता है, संतत होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए आपका ये पूरा फलन क्या हो गया, संतत हो गया है। तो आप सीधा लिख दोगे, इसलिए फलन f(x), इसलिए फलन f(x) x बिलोंग R के लिए एक संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसकी सांद्रता का परीक्षण वो करना था। ये था आपका सवाल नंबर 11। अब देखिए आगे आप सवाल नंबर 12। तो देखिए बाब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
तो देखो 12 में क्या आ रहा है आपके पास, एफ एक्स का मान आ रहा है साइन एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स आ रहा है, जब एक्स का मान क्या आएगा, लेस जीरो आएगा तब। 1/2 कब आ रहा है, जब एक्स का मान क्या आएगा, जीरो आएगा तब। एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 कब आएगा, जब एक्स का मान क्या आएगा, जीरो से ग्रेटर। तो देखो ये एक्स बराबर जीरो पर संतत है, तो आपको एम का मान है वो निकालना है। तो आपको लिखना है प्रश्नानुसार फलन एक्स बराबर जीरो पर संतत है। मतलब ये प्रश्न के अनुसार आपको एक्स बराबर जीरो पर पहले से क्या दिया गया है, संतत दिया गया है। इसका मतलब आप जानते हैं कि जो एफ जीरो माइनस एच है बराबर आएगा एफ जीरो प्लस एच है बराबर आएगा एफ जीरो के, यानी जो तीनों के तीनों मान है वो क्या आएंगे। तो देखो अभी सवाल में आपको क्या दे रखा है, देखो तीनों सीमाओं का मान बराबर है, क्योंकि एक्स बराबर जीरो फलन क्या आ रहा है, बिल्कुल संतत आ रहा है, इसलिए बाईं सीमा का मान बराबर आ रहा है, दाईं सीमा का मान बराबर आ रहा है फलन का मान। अब हमें करना क्या, इनमें से केवल दो ही सीमा का मान, क्योंकि आपको केवल एक ही तरह यानी एम का मान निकालना आपको, और किसी दूसरी तरह का मान आपको नहीं निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो जो एम के मान वाला है वो तो आपको फाइनली लेना ही पड़ेगा, क्यों तभी तो आप एम निकाल पाओगे ना। एक तो वो सीमा आपकी काम आएगी, बाकी इन दोनों में से कोई भी आप एक काम ले लो। तो हम ये ले लेंगे अक्सर जीरो वाली, और ये हो गया आपकी कौन सी, बाईं सीमा वाली। तो आपने लिखा इसलिए एफ जीरो माइनस एच का मान किसके बराबर आ गया, एफ जीरो के। इन तीन में से आपको कोई भी दो काम लेनी है, और दोनों में से दो कौन सी काम लेनी है, जिनमें एक तो आपको एम निकालना वो तो फाइनल लेनी है आपको, बाकी इन दोनों में से आप कोई भी एक काम में ले सकते हो। अब यहाँ पर लिखोगे आप लिमिट एक्स टेंड टू जीरो निगेटिव एफ एक्स, उधर आ रहा है मेरे पास एफ जीरो, फिर यहाँ पर आएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब देखो इसके लिए फलन कौन सा काम आएगा, यही फलन काम आएगा, साइन एम प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस में साइन एक्स बटा में क्या आ रहा है एक्स, उधर मेरे पास क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब फलन संतत होता है तो आपको इस बात का मान पहले से पता है कि आपके पास एक परिभाषित मान ही आएगा। यहाँ पर अपरिभाषित की कोई कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि आपका फलन परिभाषित है, तभी इन तीनों सीमाओं का मान क्या है, बराबर है। इसलिए आप जिन सवालों में आपको एम का के का इनका मान निकालना हो वहाँ पर आप इसमें सीधे ही सीमा का प्रयोग करते हैं। एच को आप न लिखे तो भी आपका काम है वहाँ पर चल जाएगा, तो बिना एच के भी आप इसमें काम चला सकते हैं। तो मैंने इसमें सीधे सीमा लगा दी। अब सीमा कैसे लगाऊंगा मैं, देखो अब यहाँ देखो मेरे पास आ रहा है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, और साइन देखो एम प्लस 1 इंटू एक्स बट्टी में एक्स आ रहा है, फिर प्लस में लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और साइन एक्स बटा एक्स, उधर मेरे पास क्या आ रहा है 1/2। यानी मैंने जो बट्टे में एक्स था उसको मैंने दोनों में अलग अलग बार लगा दिया है, और दोनों में अलग अलग सीमाओं का मैंने प्रयोग कर लिया है। अब देखो जैसे आपने दोनों सीमाओं में अलग अलग प्रयोग किया, तो देखो आपके पास ये कंडीशन आ गई है। यानी अब आप क्या करेंगे, इसके अनुसार देखो जो पहले वाला मान है इसमें आप इसका मान 1 बनाएंगे ना, तो 1 बनाने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कोण ऊपर है वैसा आपको इसके नीचे लाना पड़ेगा। तो आपने ऊपर लिखा साइन एम प्लस 1 इंटू एक्स, बटे में भी आपने लिख दिया साइन एम प्लस 1 इंटू एक्स, लेकिन इसको संतुलित करने के लिए फिर से आपने ऊपर क्या लिख दिया है, एम प्लस 1 लिख दिया है साइड में, ताकि फिर से कट जाए आपका मान। अब देखो इसके अलावा आपने यहाँ पर बीच में लगा दिया आपने प्लस का चिन्ह, और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, और ये आ रहा है साइन एक्स बटा एक्स, उधर आ रहा है 1/2, ये लिख दिया आपने। अब देखो जब इसको आप आगे सरल करते हैं तो देखो सरल करने पर आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, क्या आएगी। अब देखो इसका मान आप जानते हैं कि जब x का मान मेरे पास 0 है, यानी x बराबर मेरे पास 0 है, तो नॉर्मल सी बात अगर मैं इसको m प्लस 1 से अगर x को गुणा करता हूँ तो ये मान तो 0 रहेगा ना भाई। अगर मैं दोनों तरफ m प्लस 1 से गुणा करके लाता हूँ तो 0 के मान में कोई फिर थोड़ी बढ़ रहा है, तो ये मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब मेरे पास m प्लस 1 इंटू एक्स टेंड टू ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए आप इसको क्या मान सकते हैं, सीधे m प्लस 1 एक्स टेंड टू 0 मान सकते हैं। तो इसलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो गया उस फॉर्मूले के द्वारा, और गुणा में m प्लस 1 और प्लस में 1 बराबर आ रहा है 1/2, क्योंकि उस फॉर्मूले से साइन एक्स बटा एक्स का मान 1 होता है ना, लिमिट एक्स टेंड टू 0 वाला, उससे इसका मान भी 1 हो गया, गुणा में m प्लस 1 आ गया, इसका मान 1 हो गया, उधर आ रहा है 1/2। अब ये आ रहा है m प्लस 1 बराबर 1/2। अब m प्लस 2 बराबर आ गया कितना, 1/2, और m का मान आ गया 1/2 माइनस 2, और m का मान आ गया मेरे पास कितना, माइनस का 3/2।
तो इस तरह से जो आप m है उसका मान आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके पास कितना रहा है माइनस का 3/2 आपको m का मान वो प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपने ये जो m है उसका मान आपने प्राप्त किया है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है f(x) बराबर x² प्लस mx प्लस n आ रहा है, साथ में फिर 4x माइनस 1 आ रहा है, फिर mx² प्लस 17n आ रहा है, और ये कंडीशन लिखी है कि जब x का मान 0 के बराबर से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, फिर 2 के बराबर है उससे बड़ा, 4 के बराबर है उससे छोटा, फिर 4 से बड़ा या 6 के बराबर है उससे छोटा। ठीक है ना। तो ये आपको क्या दे रखा है, x के समस्त बिंदुओं पर संतत दे रखा है, तो आपको m का मान वो प्राप्त करना है। यानी आप लिखोगे चूंकि f(x) समस्त x के मानों पर क्या है, संतत है। अब संतत होने का मतलब ये हुआ कि आपको m और n का मान प्राप्त करना है। m और n का मान प्राप्त करने का मतलब आपको कम से कम 2 समीकरण चाहिए हल करने के लिए, तभी आप 2 चरों का मान वो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो 0 है, 0 तो आपको कम लेना नहीं, क्योंकि 0 तो आपका फलन ही कम आएगा बराबर, उधर छोटे संख्या है ना 0, तो ये फलन ही कम आएगा, इससे आपके पास कोई रिलेशन हो यहाँ पर बनने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो हम दूसरा 1 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 1 का भी क्यों लेके फलन बन रहा है ये। अब जिनके 2 फलन बन रहे हैं वो आपको काम लेने, देखो 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 2 का ये ऊपर वाला फलन भी है और नीचे वाला, तो एक तो हम 2 काम में लेंगे। ठीक है। अब देखो 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 4 के लिए देखो 2 फलन काम आ रहे हैं, तो हम दूसरा कौन सा काम लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है ना। तो आपने लिखा पहले सबसे पहले चूंकि f(x) x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, जो f2 माइनस h है वो बराबर आएगा f2 प्लस h है, बराबर आएगा f2 के। यानी फलन की तीनों सीमाओं का मान क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। अब देखो जब फलन की तीनों सीमाओं का मान बराबर है, तो मान बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि आपको इनमें से अब कौन कौन सी 2 सीमा रखनी है। एक तो जो सेपरेट आ रही है वो लेनी, देखो x का मान बिल्कुल क्या आ रहा है, छोटा 2 से, ये सेपरेट सीमा आपकी, यानी बाईं सीमा तो आपको लेनी अनिवार्य है, बाकी इन दोनों में से आप कोई भी एक ले लो। तो लिखा आपने, इसलिए f2 माइनस h बराबर आ रहा है किसके, f2 के। अब यहाँ पर f2 माइनस h के लिए मतलब क्या हो गया आपके पास फलन, ये आ रहा है मेरे पास लिमिट x टेंड टू 2 निगेटिव f(x) बराबर आ रहा है f2। यहाँ लिखा आपने लिमिट x टेंड टू 2। अब देखो फलन कौन सा काम आएगा, ये ऊपर वाला काम आएगा x² प्लस यानी mx प्लस n बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, इसका मान आ रहा है f2 का, यानी 4x माइनस 1 है, तो यहाँ पर आप x वहाँ पर 2 रख दो आप, तो 4 गुणा 2 माइनस 1। अब देखो इसमें मैंने बोला कि जब आपको m और n का मान निकालना हो तो वहाँ पर आप h का प्रयोग न करो तो भी ठीक है, क्योंकि फलन आपका क्या है, बिल्कुल संतत है। तो सीधे आप इसमें x का मान रख दो यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर m गुणा 2 प्लस n बराबर आ गया 8 माइनस 1, तो ये आ रहा है 4 प्लस 2m प्लस n बराबर आ रहा है कितना, 7। अब 4 को उधर भेज दो आप, तो मेरे पास आ गया 2m प्लस n बराबर आ गया कितना, 3। इसको मान लो एक बार आप समीकरण नंबर 1। जब आपने 7 में से 4 को घटा दिया है तो ये आपने पहले समीकरण बना ली। अब देखो सेकंड दूसरी शर्त के लिए देखो पता है कि 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, और फलन पहले से आपको संतत दिया गया है, तो आप लिखोगे चूंकि फलन x बराबर 4 पर भी क्या है, संतत है, 4 पर भी संतत है, इसका मतलब f4 माइनस h बराबर आएगा f4 प्लस h बराबर आएगा f4 के। यानी ये दोनों क्या आएंगे आपके आपस में, तीनों बराबर आएंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, 4 का सेपरेट मान कौन सा, देखो 4 का सेपरेट मान ये इस बार, ये 2 का एक साथ आ रहा है ना, तो मतलब दाईं सीमा है वो आपकी अलग से लेनी आपको अनिवार्य है, यानी ये तो लेनी पड़ेगी आपको, इन दोनों में से आपको ये एक लो। तो लिखा आपने f4 प्लस h किसके बराबर आ गया, f4 की। यहाँ लगा दिया आपने लिमिट x टेंड टू 4 प्लस f(x), उधर आ रहा है f4। जब आपने इसको लिमिट x टेंड टू 4 किया तो फलन का मान आ गया mx² प्लस 17n, और f4 का मान क्या बन जाएगा, देखो बराबर का लिखा है, यहाँ लिखा है बराबर, तो यहाँ 4 तो 16 माइनस 1 यानी कितना आ गया, 15 आ गया। जब mn का मान निकालना होता है तो सीधे आप इसमें सीमा का प्रयोग कर सकते हो, तो आ गया m इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 17n बराबर आ रहा है 15, यानी 16m प्लस 17n बराबर आ गया 15। ये अभी आपने समीकरण नंबर जो 2 है वो प्राप्त कर ली है। अब देखिए हम समीकरण 1 व 2 देखो दोनों को हल करेंगे, और हल करके अभी हम क्या करेंगे, जो हम m और n है उसका मान प्राप्त करेंगे। तो देखो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, और जैसे आप इनको हल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा,
यानी अब देखो इसमें तो मेरे पास 2m प्लस एन बराबर 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है मेरे पास 16m प्लस 17n बराबर 15 आ रहा है। तो यहाँ पर 17n करना पड़ेगा उन दोनों काटने के लिए। तो मैं इसको 17 से गुणा कर रहा हूँ पहले। तो 17 दूनी 34m प्लस 17n बराबर 17 × 51। इसको मैंने 17 से गुणा कर दिया और ये मिली थी 6 यहाँ पर, यानी 16m प्लस 17n बराबर आ रहा है 15। अब देखो दोनों का आप इनको घटा दो भी एक बार, तो माइनस माइनस माइनस। जब देखो आप इनको घटाएंगे तो आपके पास देखो क्या मान है वो आने वाला है। तो आपके पास देखो ये शर्त आएगी, यानी यहाँ पर तो ये दोनों और एक कट सीधे। यहाँ देखो ये आपका मान कितना बचेगा, यानी आपका मान बचेगा 18m बचेगा, 18m। और जो उधर वाला मान आपका है, जब आप 51 में से जो 15 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 36 बचेगा, 36, ठीक है ना। और m का मान अब क्या देगा आपके पास है, देखो मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में लिखता हूँ। तो मेरे पास m का मान आ जाएगा कितना, m बराबर आ गया 36/18 और m का मान आ गया मेरे पास कितना, 2। ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो m है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब साथ में आपको n का मान भी निकालना है ना, तो आप ऐसा करो m का मान या तो समीकरण 1 में रखो या आप m का मान समीकरण 2 में रखो। तो देखो मैं m का मान समीकरण 1 में रखा हूँ, मैं m का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 कौन से मेरे पास यहाँ पर है, तो 2 गुणा m की जगह 2 आ गया प्लस n बराबर आ रहा है 3, 4 प्लस n बराबर 3 और n का मान क्या आ गया मेरे पास माइनस का 1। तो ये आपने n का मान भी प्राप्त कर लिया है और आपने m का मान भी प्राप्त कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आज हम इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे 13 तक की, बाकी आगे जो 14, 15, 16 है इनकी आप एक बार घर से ट्राई करना। नेक्स्ट 2 प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।